नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, और हमें पढ़ना है अब स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। थ्योरी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन देना हो थ्योरी का तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई। पहले पहचानो द चूजन कॉस्ट ऑब्जेक्ट। पहले ये तो पहचानो भाई कॉस्टिंग करनी किसके लिए है। सबसे पहला कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड द गोल इज़। तो सबसे पहला काम हमको ये है, पहले ये पहचानना है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसके लिए हमको कॉस्टिंग करनी है। तो आपको किसी प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग करनी है, आपको किसी सर्विस के लिए कॉस्टिंग करनी है, आपको किसी डिपार्टमेंट के लिए कॉस्टिंग करनी है। पहले पहचानो कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या होगा। एंड द गोल इज़ टू फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और फिर आपको टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैलकुलेट करनी है एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड देयर यूनिट कॉस्ट। और फिर आपको उस कॉस्ट को जो है अपने सभी प्रोडक्ट्स के अंदर बांट देना है और फाइनली हमें पहुंचना है कॉस्ट पर यूनिट तक। आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज़। आपको फिर पहचानना है कि जिसके लिए भी आप कॉस्टिंग कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं तो वो काम हैं कौन कौन से, यानी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ वाइज ही हम यहाँ पे कॉस्टिंग करते हैं। यूजुअली द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर ओवर कॉस्ट सेंटर इन ABC विल बी मच मोर एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल ओवरहेड सिस्टम। देखिए, जो ट्रेडिशनल ओवरहेड सिस्टम था तो उसके अंदर तो ट्रेडिशनल वाले में तो हम एक्टिविटीज़ की कोई ख़ास बात करते भी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है किसी भी कॉस्ट सेंटर की। ABC के सिस्टम में तो हमको देखना होता है कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पर कितनी है और कौन कौन सी हैं। द एग्जैक्ट नंबर विल डिपेंड ऑन हाउ द मैनेजमेंट सब डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। अब कितनी ज़्यादा होंगी एक्टिविटीज़ या फिर कितनी कम होंगी एक्टिविटीज़, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है कि कंपनी ने कितना ज़्यादा जो टास्क है, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बांट रखा है। देखिए, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है तो वो उस प्रोसेस से होके कुछ गुजरेगा, तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक्टिविटीज़ 2, एक्टिविटीज़ 3, इस तरीके से एक्टिविटीज़ वाइज यहाँ पर कॉस्टिंग की जाती है। तो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सब डिवाइड कर रखा है एक्टिविटीज़ में या कम डिवाइड कर रखा है सब एक्टिविटीज़ में। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फिर हम प्रोडक्ट की जो है डायरेक्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल जो पर्पस है वो है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अब कॉस्ट पर यूनिट के अंदर तो डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी। वो बात अलग है कि डायरेक्ट कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि उसको वो ट्रेसेबल होती है। जो असली प्रॉब्लम आती है वो आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स और मे कंप्राइज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एज मैनी ऑफ द टोटल कॉस्ट एज डायरेक्ट कॉस्ट एज इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल एंड शुड बी मेड। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उस डायरेक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करना और उसको कैलकुलेट करना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही डायरेक्ट है, वो ईजीली ट्रेसेबल है, इसीलिए उसको अलग फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना आसान होता है। मैंने पहले कहा प्रॉब्लम आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास होती है, ये आपके डायरेक्ट हो सकती है, ये आपकी इनडायरेक्ट हो सकती है। तो इनडायरेक्ट जो है वो भी प्रोडक्ट के लिए जाएगी, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट में जाएगी, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट में जाएगी। बस इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है सच, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट है, इजीली ट्रेसेबल है, पता होता है कौन सी चीज़ किस में कितनी लगी है। इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो मेन फोकस है इसका वो इनडायरेक्ट ही रहता है। अब इसीलिए इसको अलग अलग बांट देते हैं
कि भाई डायरेक्ट पर तो हमें कुछ खास काम करना नहीं है, जो असली काम करना है वो हमको इनडायरेक्ट पर ही करना है। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिंग द ओवरहेड्स टू द एक्टिविटी। अब ओवरहेड्स को रिलेट करेंगे किससे? एक्टिविटीज़ से। हमने एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट कर लिया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, किन पर हमें काम करना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो खर्चे हमारे पास हैं उन खर्चों को हम इन एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। द वेरियस आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स के अंदर भी और कई सारे खर्चे हो सकते हैं। मतलब ओवरहेड तो एक जनरल कैटेगरी हो गई ना, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंस है। उसके अंदर फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे, उसके अंदर ऑफिस के एक्सपेंस भी होंगे, सेलिंग के भी एक्सपेंसेस होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी एक्सपेंसेस होंगे। तो ओवरहेड्स के अंदर जो अपनी आइटम्स हैं आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, उनको एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है। दैट कॉजेज दैम, जिसकी वजह से वो हुए। मतलब फैक्ट्री के खर्चे हैं तो फैक्ट्री वाला एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ेंगे, सेलिंग के खर्चे हैं तो सेलिंग वाले एक्टिविटीज़ के साथ उसे जोड़ेंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिलेटिंग द आइटम्स ऑफ ओवरहेड टू वेरियस एक्टिविटीज़, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, रिश्ता बनाते हैं, कॉस्ट पूल और कॉस्ट बकेट्स आर क्रिएटेड। तब पता चलता है कि कॉस्ट पूल क्या है। कॉस्ट पूल यानी कि समेशन ऑफ कॉस्ट का जो टोटल है, यानी कौन कौन सी कॉस्ट है, कौन कौन से खर्चे हैं। यानी कि जैसे बात करें सेलिंग के अंदर जाएं तो सेलिंग के अंदर एडवर्टीज़मेंट का खर्चा कितना है, सेलिंग के अंदर डिलीवरी वैन के मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, सेलिंग के अंदर ही अगर जाए तो जो सेल्समैन है उनकी सैलरी का खर्चा कितना है, उनके कमीशन का खर्चा कितना है। तो इसको कॉस्ट पूल बोलते हैं। स्प्रेडिंग द सपोर्ट एक्टिविटीज़ अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज़। आप क्या करते हैं कि जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, हम इनका पता लगाते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़, कौन सी? एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट और असिस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, वो एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? को रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वो एक्टिविटीज़ जो सीधा प्रोडक्शन के यूनिट के साथ जुड़ी हुई होती है। इज़ डन ऑन सम सुटेबल बेसिस विच रिफ्लेक्ट्स द यूज़ ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम ये भी पता लगाते हैं कि कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और कौन कौन सी जो है वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो सीधा प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, सीधा प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। द बेस इज़ द कॉस्ट ड्राइवर, और इसका जो आधार है वो आधार है कॉस्ट ड्राइवर, एंड इज़ मेजर्ड ऑफ हाउ द सपोर्ट एक्टिविटीज़ आर यूज्ड। और इसको हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस ड्राइवर के साथ चलती है। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, अब ये देखेंगे कि भाई कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर इज़ डन इन ऑर्डर टू रिलेट द ओवरहेड कलेक्टेड इन द कॉस्ट पूल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब हम कॉस्ट ड्राइवर का पता लगाते हैं कि किस एक्टिविटी के साथ, किस कॉस्ट पूल के साथ कौन सा ड्राइवर जुड़ा हुआ है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर दैट ड्राइव्स द कंजम्पशन ऑफ द एक्टिविटीज़, और ये इस पर निर्भर करता है कि किस एक्टिविटी का कंजम्पशन किस ड्राइवर की वजह से हो रहा है। आप ये समझ लिए कि कोई भी एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस जो है बस है, और हर बस का जो है वो एक ड्राइवर होता है, हर बस का एक ड्राइवर होता है। जैसे मान लीजिए उस बस का नाम है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो किससे जुड़ा होगा? वो जुड़ा होगा मशीन आवर्स के साथ। जितने घंटे मशीन चलेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, है ना। तो मशीन आवर्स हो सकता है। इसी तरह से एक दूसरा जैसे लेबर वेजेस है, तो वेजेस को आप जोड़ सकते हैं, उसका ड्राइवर हो जाएगा आपका क्या? लेबर आवर्स। तो इस तरह से एक कॉस्ट होती है और उसका एक ड्राइवर होता है जिस पर वो निर्भर करता है। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेटिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर पता चलने के बाद फिर हम उसका रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर कॉस्ट ड्राइवर मशीन आ रहा है तो 1 घंटे मशीन चलने का रेट कितना है। अगर कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ़ सेटअप्स है तो एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है। इस तरीके से
द एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स of each activity are calculated in the way in which overhead absorption rate would be calculated under the traditional system। कुछ ये उसी तरह का है जैसे हम ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी एक ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं पुराने तरीके से। बस इसके अंदर जो बेस है वो बेस हम लॉजिकल लेते हैं और वो उससे जुड़ा हुआ होता है, उस कॉस्ट से जुड़ा हुआ ही बेस होता है। इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। आपका कॉस्ट पूल होगा यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। आप टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी कह लो या फिर कॉस्ट पूल कह लो, बात एक ही है। इसको आप कॉस्ट पूल भी कॉस्ट पूल ही चलता है जनरली। और एक्टिविटी ड्राइवर यानी कि जो कॉस्ट ड्राइवर है उससे हम डिवाइड कर देंगे उसको, तो इसको हम कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है। दीज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट are to be used for ascertaining the amount of overheads chargeable to various cost object and product। और इसी रेट के हिसाब से फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज़ सेटअप की कॉस्ट, आप सेटअप की कॉस्ट आपने क्या निकाल ली, ₹50। अब नंबर ऑफ़ सेटअप्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सेटअप्स हैं 10। तो जो अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 500, दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलिए लास्ट इसमें हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्टिविटी की कॉस्ट तो हमने निकाल ली है ना कॉस्ट ड्राइवर को यूज़ करते हुए। अब हम प्रोडक्ट की निकाल लें तो प्रोडक्ट की निकाल लेंगे पूरी, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट की निकाल लें तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की निकाल लेंगे, यानी जिसके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट शैल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन टू दैम। आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जो कोई प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड होती है। डायरेक्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनडायरेक्ट वालों में मोस्टली प्रॉब्लम होती है, उनको एलोकेट करने की, बांटने की उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। और उसी को सॉल्व किया है हमने किससे, ABC टेक्निक के ज़रिए। तो ABC के ज़रिए इसको सॉल्व किया, तो प्रोडक्ट के अंदर लेकिन डायरेक्ट भी जोड़ेंगे हम, क्योंकि कॉस्ट आती है उसकी तो जोड़ेंगे। The amount of overhead chargeable to the product or cost object shall be calculated by multiplying the activity cost driver rate by different amount of each activity and each product or other cost object consumes। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट ड्राइवर का रेट आपने निकाल लिया ऊपर, ठीक है, ये कॉस्ट ड्राइवर का रेट आपने निकाल लिया। आप सपोज ये आपका आ गया ₹50। अब आप ये कॉस्ट ड्राइवर रेट ये जिस भी किसी एक्टिविटी का था, किसी एक्टिविटी के लिए हमने ये कैलकुलेट किया होगा, और उस एक्टिविटी का कोई एक नंबर होगा कि सपोज़ वो 5 बार हो रही है, वो या 10 बार हो रही है, या 100 बार हो रही है। सपोज़ वो 100 बार हो रही है तो इसका जो कॉस्ट आ जाएगा वो इस मल्टीप्लाई करके 5000 आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, जिससे जो पहले वाली वीडियो है कैलकुलेशन वगैरह मैंने उसके अंदर भी बता रखी है, समझा रखी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसी तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।